हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइज़, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है। तो गाइज़, इसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल, और इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा स्टार्ट होगा, जो है जलवायु। ठीक है। और जलवायु में भी जो हमारा जो पहला पार्ट है वो है मानसून। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने जो चैप्टर है, मतलब ये जो नया चैप्टर है उसको। गाइज़, इससे पहले हम क्या करते हैं ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस। तो गाइज, यहाँ पे है आपके पास सिलेबस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि अब्बा तंत्र कर चुके हैं हम, इसके सारे पार्ट्स कर चुके हैं गाइज। अब हम करेंगे जलवायु, जिसमें है जैसे लाइक मानसून है, वर्षा है, शीतकालीन वर्षा है, तो इसके बारे में करेंगे। फिर आपका चैप्टर नंबर 8, 9, 10 जो भी है, जितने भी हैं आगे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चैप्टर है 29, 30 तक है, तो इसको हम करेंगे दोस्तों। चलिए फिर हम क्या करते हैं ना, अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो गाइज, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए। ठीक है। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो गाइस, यहाँ लिखा है जलवायु, पहला जो पार्ट है इसका वो है मानसून। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। तो गाइस, यहाँ लिखा है, देखिए, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक अरबी भाषा है, यानी कि क्या एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका नाम है मौसम। मौसम शब्द से हुई है, और इसका तात्पर्य क्या होता है, उसका तात्पर्य होता है मौसम या ऋतु। ठीक है। फिर इसमें लिखा है, परंपरागत रूप से मानसून का संबंध जो है मौसमी हवाओं में परिवर्तन से होता है। यानी कि देखिए, मानसून आप किसे कहेंगे, जब ये मतलब इसका जो मतलब है वो है गाइस क्या, मौसमी हवाओं में परिवर्तन। ठीक है। तो इस अभी हम पढ़ेंगे क्या है मौसमी हवाओं में परिवर्तन, जिसके माध्यम से क्या होता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में क्या होता है गाइस, वर्षा होती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे दक्षिण में हमारा लाइक भारत आ जाता है दोस्तों, आपका इधर की तरफ अगर हम देखें बांग्लादेश आ जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में हम जाते हैं तो आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा, आपको गाइस यहाँ पे थाईलैंड है, और जो भी इस साइड के आप देश है ना, आप मैप खोल के बैठा करिए और उसमें आप देखा करिए। ठीक है। तो ये सारी कंट्री रहती हैं जहाँ पे क्या होता है, वर्षा होती है इसी मानसून की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में कुल वर्षा का जो आंशिक भाग है ना, वो उसका जो 95%, भारत में जितनी भी वर्षा होती है, टोटल वर्षा का जो 95% जो है वो किससे होता है, वो होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो गाइस, देखिए, मानसून को नाम किस तरह से दिया जाता है, इसमें बोला है लाइक आपका, अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये है आपका साउथ, ये है आपका वेस्ट, तो इसने बोला दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि हवाएं कुछ जो है इस तरह से चल रही होंगी। ठीक है। तो जहाँ जिस साइड से चल रही होती है ना गाइस, तो उसी के नाम पे हो जाता है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर आपका ये आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट। कुछ हवाएं अगर ऐसे चलेंगी गाइस, तो इसका हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है। अगर ऐसी हवाएं चली तो उसे आप बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसून, और जो नीचे से चल रही है उसे आप बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस यहाँ पे। तो जो इसने कहा कि जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा है, यानी कि 95% जो वर्षा होती है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और भारत में इसकी जो सक्रियता है, कब, मतलब ये वर्षा कब से कब तक होती है, तो जून से स्टार्ट होती है और सितंबर तक चलती है। अब वो वर्षा हो रही है नहीं हो रही है वो अलग की बात है, लेकिन जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो आपका है जून से लेकर सितंबर तक का है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि गाइस, अगर हम बात करें ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, एक बार हम ग्लोब में देखते हैं। तो सपोज कि ये आपका ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है, और यहाँ पे जो है इस तरह से आपका भारत का मैप बना है। ठीक है। तो भारत का मैप, तो गाइस हवा कैसे चलती है, हवा कुछ इस तरह से चलती है, इक्वेटर को पार करने के बाद कुछ इस तरह से हवा चलने लगती है। जो मानसून है आपका दक्षिण पश्चिम, देखिए कहाँ से आ रहा है, ये आपका देखिए इस तरह से आ रहा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब देखिए ये कहाँ जा रहा है, भारत में जो सबसे नीचे का राज्य है, सबसे पहले कहाँ पे पहुँचती है ये हवाएं, ये पहुँचती हैं केरल पे, केरल तट पे पहुँचती है गाइस। बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें भारत के मैप की, तो सबसे पहले जो हवाएं चल रही होती है वो यहाँ पहुँचती है, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा केरल। ठीक है। तो केरल राज्य से ये शुरू होती है। फिर लिखा है कि भारतीय कृषि का अधिकांश जो भाग है अभी भी जो है वर्षा पर निर्भर है। अगर हम कहें कि बहुत सारा भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है, कभी वर्षा आती है नहीं आती है, तो इससे क्या होता है, कृषि भी प्रभावित होती है। हम कहते हैं ना कि इतना लेट हो गई, या फिर बारिश हो नहीं रही है, तो इससे भी कृषि जो है प्रभावित होती है गाइस। अब इसमें लिखा है, अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है। भारत एक क्या है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो गाइस, अगर हम भारत की बात करें तो ये 2 जलवायु क्षेत्रों में आ जाता है। देखिए, खाली आप उपोष्ण तो नहीं कह सकते, यहाँ होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है गाइस, यहाँ होता है उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। तो ऊपर वाला अगर हम देखें तो इसमें बोला उपोष्ण, क्या बोला इसने, उपोष्ण मानसूनी जलवायु।
तो गाइज यहाँ पे जो हमारे पास मैप है इंडिया का, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए हमने कहा कि जून से स्टार्ट होती है, जो वर्षा होना स्टार्ट होती है जून से स्टार्ट होती है। कब से कब तक का टाइम पीरियड है गाइज, हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा जो टाइम पीरियड है वो जून से होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का टाइम पीरियड है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 जून पे कहाँ हम कह रहे हैं कि जो केरल में एंट्री कर लेता है मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन्स है देखिए 1 जून से 1 जून तक लिखी है, फिर 5 जून पे कहाँ पहुँच गई है, आगे बढ़ गई है। तो कैसे ऐसे धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ती जाती है। 10 जून पे आपका कुछ इस तरह से वर्षा का जो ड्रॉ हो रही है लाइन, फिर आपकी ये देखिए 15 जून हो गई, आपकी 1 जुलाई हो गई गाइस। फिर क्या होता है 15 जुलाई तक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 15 जुलाई में ये होता है कि पूरे भारत में जो है मानसून आ चुका होता है, ठीक है। 15 जुलाई तक मतलब 1 जून से स्टार्ट होता है, 15 जुलाई तक जो है पूरे भारत में मानसून आ चुका होता है। फिर हम बात करेंगे जब वापस जाता है तो उसकी अलग बात करेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि 15 जुलाई तक देखिए पूरे भारत को कवर कर लिया है। अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में भी जाता है, तो भैया ये वहाँ नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि वहाँ पे भी वर्षा होती है, तो हम वहाँ पे भी बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है लेकिन किसी और वजह से होती है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सबकी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति। देखिए मानसून की प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं, तो मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, जलीय और स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना होता है, ठीक है। देखिए गाइस क्या होता है, हवाएं कैसी चलती हैं। अगर हम बात करें ना, जैसे कहीं पे क्या होता है, सपोज कि एक ये जगह है और एक ये जगह है, दोनों जगहों की बात करते हैं। एक जगह जो है गर्म ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे गर्म ज़्यादा है सपोज, और यहाँ पे कम है। तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है ना दोस्तों, वहाँ की जो हवा है ना वो हल्की होती है, हल्की होके वो क्या होती है ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो जब वो हल्की होके ऊपर चली जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, नीचे की तरफ बन जाता है लो प्रेशर, ठीक है। तो जहाँ पे गर्म ज़्यादा है वहाँ की हवा गर्म होके चली जाती है ऊपर, और वहाँ बन जाता है लो प्रेशर। वो एरिया जो हो जाता है वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम दूसरी जगह की बात करें कि जहाँ पे एरिया ठंडा है, जब ठंडा होता है तो क्या होता है, गैस भारी होती है और नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं जाती हैं, ठीक है। भारी होकर नीचे ही रहती हैं, वो ऊपर नहीं जाती है। तो वहाँ पे जो प्रेशर बनता है ना हवाओं की वजह से या गैसेस की वजह से जो प्रेशर बनता है वो होता है हाई प्रेशर, ठीक है। तो गाइस कुछ हो गया इस तरह का हिसाब किताब। अब क्या होता है कि कहीं से अगर हवा ऊपर जा रही है तो उस जगह को भरने के लिए हवा कहीं और से भी आती है। जैसे आपकी सपोज कि इस लो प्रेशर में हवा हो गई कम, अब ये जगह ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे गैसेस और हवा गायब ही हो जाएंगी। अब क्या होता है कि अब आसपास से हवाएं उस जगह तक आती हैं। तो देखिए हवा इस वक्त है कहाँ पे, हम मान लेते हैं गैसेस सारी हैं हाई प्रेशर पे, वहाँ पे देखिए प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर से हवा जो चलती है आपकी लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है, ठीक है। यानी कि हवा बहने लग गई है अब यहाँ पे, ठीक। बस इतना समझिए कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे गर्म था मौसम या जो भी थी, हवाएं गर्म हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रही थी, ठंडी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस था। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कम था, यानी कि तापमान, ठीक है। अब देखिए इसने यही बात यहाँ कहीं लिखी थी, क्या लिखा था देखिए। अब इस जो मतलब इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण ये है कि जलीय और स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना, ठीक है। गर्म यानी कि तापमान से मतलब समझ लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग मात्रा में गर्म हो रहा है, कहीं गर्म ज़्यादा है, कहीं गर्म कम है। चलिए अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें तो ये हो गया उत्तर पश्चिम भाग हो गया, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गैस यहाँ पे हमने अभी क्या बताया, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवा जो है हल्की होकर ऊपर चली जाती है, और वहाँ पे क्या होता है हवाएं कम हो जाती है, जिसकी वजह से हवाओं का प्रेशर हो जाता है कम, यानी कि लो प्रेशर एरिया हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या होता है, जिस कारण वहाँ पर क्या होता है, देखिए निम्न दाब को ही इंग्लिश में बोलते हैं आपका लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो हिंद महासागर अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो सपोज कि हमारा ये हो गया भारत और ये है हिंद महासागर। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो गर्मी के टाइम में जो है गर्म ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हवाएं हल्की हो जाती हैं, गर्म होकर हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और वहाँ पे प्रेशर हो जाता है हवाओं का कम, यानी कि लो प्रेशर एरिया। और वहीं अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो गाइस वहाँ पे क्या है, ठंडा रहेगा, और जिसकी वजह से हवाएं ठंडी रहेगी, नीचे बैठी रहेंगी, जिसकी वजह से हवाओं का प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हो जाता है आपका हाई प्रेशर एरिया। अब देखिए हवा जब हाई, हमने कहा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो गाइस आप देख लीजिए खुद से। तो इस तरह से क्या होता है, जो हवाएं हैं समुद्र से, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन से होती हुई कहाँ, भारत के अंदर एंट्री लेती हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आगे है तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा।
क्योंकि तो बहुत लोगों को ज्योग्राफी यहाँ पे टफ लग जाती है कि उनको समझ में नहीं आता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हिंद महासागर अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, ठंडा रहता है और वहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब यानी कि हाई प्रेशर बन जाता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ की तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसको हमेशा से याद रखिएगा। चलिए, अब लिखा है, अब इससे क्या होता है, एक लाइन होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूर्य का ताप पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, उस वाले एरिया को, इस वाली पूरी लाइन को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ITCZ। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें ग्लोब की, तो अगर सूर्य जो है आपका इक्वेटर पे है, लाइक यहाँ पे है, तो ये जो ITCZ होगा ना, वो भी आपका कहाँ होगा, इक्वेटर पे ही होगा। अब क्या होता है, सूर्य कहाँ कहाँ मूव करता है, इक्वेटर से यहाँ है आपकी कर्क रेखा और यहाँ है आपकी मकर रेखा, कितनी 23-23.5 डिग्री अक्षांश पे होती है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो जो कर्क रेखा होता है आपका, तो सूर्य जो है आपका इक्वेटर से कर्क रेखा पे जाता है, फिर कर्क रेखा से इक्वेटर, देन मकर रेखा पे आता है, फिर मकर रेखा से इक्वेटर पे, इस तरह से मूव करता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, मतलब यहाँ से ये जाता है यहाँ, फिर यहाँ से आता है इक्वेटर, इक्वेटर से मकर रेखा, मकर रेखा से वापस से इक्वेटर पे जाता है, और यही साइकिल इसकी चलती रहती है सूर्य की। अब जहाँ जहाँ सूर्य मूव करता है ना, उसके साथ क्या होता है, ITCZ भी मूव करता रहता है, कि वो गर्म लाइन है जहाँ पे सूर्य सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पे होती है सूर्य से। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है इससे क्या होता है, इसने कहा भारत पे लो प्रेशर हो गया, हिंद महासागर पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है। देखिए गाइस क्या होता है, इसने कहा भारत पे लो प्रेशर क्यों होगा, सपोज कि सूर्य अभी है इधर। ठीक है, अब हमने कहा भैया भारत पे गर्मी ज़्यादा आनी चाहिए। देखिए मैं सिर्फ भारत का नाम इसलिए ले रही हूँ, हालांकि भारत नहीं है, बहुत सारे, हमने कहा दक्षिण एशिया और क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया, हर एक में होती है वर्षा। हम भारत की बात करते हैं, भारत को मान लीजिए, सबको मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है इंडिया। ठीक है, राइट। इंडिया पे क्या होता है, गर्मी कब आएगी, जब ये सूर्य जो है ऊपर, यहाँ पे है आपकी कर्क रेखा, राइट, यानी कि 23.5 पे क्या है आपकी कर्क रेखा है, राइट। तो गाइस यहाँ पे सूर्य जब यहाँ से ऊपर चढ़ने लगेगा और यहाँ पे जब पहुँच जाएगा सूर्य जब, तो यहाँ पे क्या होगा, भारत में गर्म ज़्यादा हो जाएगा, तापमान बढ़ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लो प्रेशर जोन बनेगा या लो प्रेशर एरिया बनेगा, राइट। तो यहाँ पे इस वक्त सूर्य है ऊपर, और हमने कहा जैसे जैसे सूर्य मूव करता है ना, ITCZ भी उसी के साथ साथ मूव करता है, ऊपर चाहे नीचे चाहे जैसे भी। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसने कहा कि ITCZ जब भारत गर्म होगा तो यानी कि सूर्य ऊपर भारत की तरफ जाएगा, कर्क रेखा की तरफ जाएगा। हमने देखा भी था कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ITCZ भी कहाँ जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा, क्योंकि भारत है उत्तर में। अब लिखा है ITCZ विषुवत रेखा के निकट जो है निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे क्या, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे हवा गर्म हुई होगी, गर्म होकर ऊपर चली गई होगी, प्रेशर हो गया होगा हवाओं का कम, तो निम्न वायुदाब हो गया, यानी कि लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अतः उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक वपनें आकर मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध ऐसे करके और दक्षिणी गोलार्ध ऐसे करके, तो यहाँ और यहाँ से क्या होती है, व्यापारिक पवनें आके मिलती हैं और फिर ये ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी और फिर क्या है, ऊपर की तरफ कहाँ जाएंगी गाइस, ऊपर ही जाएंगी, फिर जहाँ पे जगह खाली होगी वहीं पे जाएगी। तो यहाँ से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाती है। हाँ, और जो वहाँ की जो पवनें होती है ना गाइस, उसको हमने पवन भी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी। तो यहाँ की जो पवनें होती हैं वो होती हैं व्यापारिक पवनें, राइट, पहली वाली। अब ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हौच पौच नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो, व्यापारिक पवनें। ठीक है, अब लिखा है इस क्षेत्र में वायु क्या है, ऊपर की ओर उठने लगती है। मतलब क्या है, इधर से ऊपर से आके टकराएंगी, नीचे से आगे मतलब एक दूसरे से आएंगी, टकराएंगी, फिर ऊपर जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चली जाएंगी, तो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। अब लिखा है कि इसके उत्तर की ओर क्या है, खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर की बीच भूमध्य रेखा पार कर जाती हैं। अभी हम सब समझेंगे। और फिर क्या है, दिशा परिवर्तन के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में क्या होता है, भारत में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए, तो इस यहाँ पे ही है आपका ग्लोब, यहाँ पे है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर हो गया। यहाँ से देखिए पवनें आ रही हैं, कुछ ऐसे यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि 40 डिग्री
40 से 60 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहाँ पे क्या होता है, जब ऊपर से भी पवन आ रही, इधर से भी पवन आ रही, टकरा के ऊपर जा रही। अब क्या होगा कि एक समय ऐसा होगा जब ITCZ आपका उत्तर में चला जाएगा, तो ITCZ जब उत्तर में चले जाता है ना, तो गाइस हर एक पेटी जो होती है ना, ये जोन होता है, ठीक है। सपोज कि एक पूरा जोन है, तो ये भी क्या होता है, ITCZ के साथ ही ऊपर नीचे खिसकता रहता है। तो व्यापारिक पवनों का प्रभावित होने का अगर जोन ये वाला है ना, इतना बड़ा, तो जैसे ही ITCZ ऊपर खिसकता है, ये जोन भी आपका ऊपर की तरफ खिसक जाता है, ठीक है। तो हवाएं भी ऊपर चली जाएंगी, खिसक जाएंगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या होता है, कहानी ये होती है गाइस यहाँ पे कि जब हवा जो है अब ये मैंने थोड़ा टेढ़ी भी बनाई है, ठीक है, ये भी हम समझेंगे बाद में। तो हवा जो है यहाँ से यहाँ तक चलती है, जैसे ही ITCZ ऊपर खिसकता है, ये पेटी भी आपकी क्या है, ऊपर की तरफ खिसक जाती है, और जो ये हवा है वो 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर बढ़ जाती है। तो जब ये ऊपर बढ़ती है तो गाइस यहाँ पे जो हवा की दिशा है वो हो जाती है परिवर्तित। अभी हवा की दिशा क्या है, कुछ इस तरह से है, यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई गाइस, दक्षिण पूर्वी हवा है। ये कौन सी कहाँ पे लिखा था गाइस, यहाँ पे गई, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण पूर्वी, ठीक है। ये अभी हवा कौन सी है, हमारी दक्षिण पूर्वी हवा है, ठीक है। देखिए ये दक्षिण पूर्वी, हमने कहा जहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये हो गई दक्षिण पूर्वी। और जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, तो ये अपनी दिशा को बदल के क्या हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है, यानी अब ये हो जाती है दक्षिण पश्चिमी हवा हो जाती है, ठीक है। यानी कि अब ये क्या है, ऐसे करेगी, और यहाँ पे है हमारा भारत, राइट। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ये सब हम पढ़ेंगे, ये जो मैंने अभी शॉर्ट में सारी कहानी आपको बता दी ना, इसका पूरा का पूरा चैप्टर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम कहाँ पहुँच गए कि ये जो हवा है वो दक्षिणी गोलार्ध को क्रॉस करती है, इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है, उसकी दिशा जो है दक्षिण पूर्वी से हो जाती है, आपकी दक्षिण पश्चिमी हो जाती है, राइट, ठीक है। और ये कौन से देशांतर पे चलता है, ये है 40 से लेकर 60 के देशांतर पे चलता है, वहाँ पे भारत भी आ जाता है और आपका दक्षिण पूर्वी एशिया के कंट्रीज भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलने लगते हैं फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बना रखा है मैंने, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि जो ITCZ है कि स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में जो है पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी होता है। ये अभी हम इतनी हौच पौच नहीं करते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है, ये बहुत हौच पौच हो गया थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ITCZ की जो स्थिति है ना दोस्तों, वो चेंज होती है सूरज के साथ साथ। इसने कहा जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जाता है, ITCZ भी अपनी स्थिति को चेंज करता है, वो भी ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, राइट। तो इसमें जो परिवर्तन है ITCZ में, इसका संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में जो पश्चिमी जेट प्रवाह, अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो ऐसे ये भी कुछ होता है, ठीक है। पश्चिमी जेट प्रवाह कुछ कहाँ से आती है, अगर आप देखिए दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ना है तो एटलस लेके बैठिए। तो कैसे जो पश्चिमी जेट प्रवाह है ये आपकी कहाँ से आ रही होती है पता है, आप देखिएगा यूरोप में नीचे की तरफ आप देखेंगे भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरियन सी देखेंगे, वहाँ से हवा चलती हुई क्या है आपको भारत में मिलेगी ऊपर की साइड, जहाँ पे हिमालय है, ठीक है। तो वो वहाँ से जो आती है ना, उसको हम बोलते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम बोलते हैं, पश्चिमी जेट प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी इसने कहा कि ITCZ की स्थिति बदलती है, एक चीज़। चलिए इस पर बहुत ज़्यादा अभी ध्यान मत दीजिए, बस ये समझिए और एटलस लेके बैठा करिए। अब इसने लिखा है पूर्वी जेट प्रवाह जो है, पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति जो है हिमालय और तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है, ठीक है गाइस। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिमालय और तिब्बत के उच्च स्थल, मतलब जो तिब्बत का पठार होता है गाइस वो सबसे ऊंचा पठार है विश्व में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस पठार पे हो जाती है ग्रीष्म तापन, यानी कि यहाँ हो गई गर्मी, ठीक है, समर हीटिंग से होती है। तो यहाँ पे हो गई जो तिब्बत का पठार है गाइस, ऐसे देखिए हमारा ये भारत का मैप कुछ इस तरह से बनता है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तिब्बत का पठार, मतलब ज़्यादा बन गया, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा तिब्बत का पठार, यहाँ पे हो गई गर्मी, इतने का समर हीटिंग से होती है। किसकी उत्पत्ति हो रही है अब हमारी, देखिए पश्चिमी जेट प्रवाह हमने कहा भूमध्य सागर से आता है, और जो पूर्वी जेट प्रवाह हमने कहा तिब्बत के पठार से कहानी इसकी शुरू होती है, यानी कि वहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। फिर इन उच्च स्थलों यानी कि जो ऊंचा स्थल है तिब्बत में हुई जो विकिरण में शोक मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण, यानी कि क्लॉकवाइज सर्कुलेशन आरंभ हो जाता है, यानी कि वायु जो है क्लॉकवाइज घूमने लगती है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ, हम अभी बहुत ज़्यादा इस पर मत जाइए, क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आएगा। हम बात करें पूर्वी जेट प्रवाह की, तिब्बत के पठार से शुरू होता है, वहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ का जो वायु है वायु का
अक्सर वायु जो है घूमना स्टार्ट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि घड़ी घूमती है, ठीक है, घड़ी की सुइयां घूमती है, ठीक है, और वायु राशि 2 दिशाओं में चलने लगती है। ओके, तो इन धारों में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वी जेट। तो गाइस हमने कहा कि तिब्बत के ऊपर जो गर्म वायु है ऊपर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद 2 दिशाओं में चलती है। एक कौन सी दिशा होती है गाइस, एक होती है आपकी, सपोज कि आपका ग्लोब है, ग्लोब के इधर यहाँ तिब्बत का पठार है, एक आपकी जाएगी भूमध्य रेखा के, जो 0 डिग्री होता है ना गाइस, ये होता है भूमध्य रेखा। तो एक भूमध्य रेखा की तरफ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी जेट प्रवाह, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, प्रवाह बोलते हैं, पूर्वी जेट प्रवाह है ये, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी क्या है, मध्य एशिया के ऊपर बहती है। मध्य एशिया कौन सा एरिया हो गया गाइस, एटलिस्ट में देखिए, बताइए, देखिए भूमध्य सागर से आती हुई जाती है, और मध्य एशिया में आपके सारे देश आ जाते हैं, जैसे कि आपका ईरान इराक वाला एरिया जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से होते हुए हिमालय की तरफ आ जाती है, वो पूरा आपका मध्य एशिया है, तो इसके ऊपर बहती है कौन सी, पश्चिमी जेट प्रवाह भूमध्य सागर से हिमालय की तरफ आती है, बस इतना समझिए। अब लिखा है कि तो 2 हमने पढ़ ली, पूर्वी जेट प्रवाह पढ़ लिया और पश्चिमी जेट प्रवाह पढ़ लिया। पूर्वी जेट प्रवाह आपका तिब्बत से उठेगी हवा और भूमध्य सागर की तरफ जाएगी, और पश्चिमी जेट प्रवाह आपका भूमध्य सागर से आएगी हिमालय की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव है। भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। तो गाइस इस पे अभी इतना ध्यान मत दीजिए, मतलब कुछ खास नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मानसूनी वर्षा, ठीक है, तो इसमें लिखा है मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है, मतलब हमेशा नहीं होती है, ठीक है, इसके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है भारत में उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं। यानी कि इसने क्या बोला कि जो भारत है, भारत का जो उत्तरी मैदान है गाइस भारत का, ठीक है, ये पहले हम थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। तो गाइस ये भारत का मैप है, ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, वो नहीं बनाएंगे। ये है आपका बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से क्या होता है, साइक्लोन्स उठते हैं, यानी कि क्या होते हैं, चक्रवात। तो यहाँ से क्या चलते हैं, चक्रवात चलते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ये उत्तरी मैदान है ना गाइस, यहाँ से हवाएं कुछ इस तरह से चलती हैं। समुद्र से जब हवाएं आती है अपने साथ नमी लेकर आती हैं, और जब आगे की तरफ बढ़ती है तो कहीं जाके वो उस नमी यानी कि जो पानी होता है उसको गिरा देती है। ये वही वर्षा होती है गाइस, अभी हम वर्षा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे जो वर्षा इसने बोली है कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठते हैं ना, उसकी वजह से, ठीक है, उत्तरी मैदान में क्या बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय क्यों बोला, जो एरिया है बंगाल की खाड़ी का गाइस वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जबकि पश्चिमी तट पर जो वर्षा होती है, तो गाइस जो पश्चिमी तट है वो कौन सा है, लाइक ये वाला है आपका पश्चिमी तट, यहाँ पे कौन सी वर्षा हो रही है, वही वाली जो नीचे से ऐसी करके हवाएं आ रही हैं, ठीक है, जो आपकी कहाँ से आ रही है, पहले दक्षिणी गोलार्ध से, फिर क्या होती है कि आपकी उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही आती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ये आपका पूरा का पूरा पश्चिमी तट है, यहाँ पे जाके यहाँ पे जो आपका पठार है उसे टकराती है और वहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो ये इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसने यही कहा है कि जो पश्चिमी तट है वहाँ पे जो वर्षा होती है वो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो भारत के पश्चिमी तट पर क्या होता है, वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाले मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ जो है भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर क्या है, निर्भर करती है। तो इसने बोला देखिए जैसे आप समुद्र से दूर जाते जाएंगे ना, तो वर्षा की जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होने लगती है, क्योंकि जो हवाएं नमी लेके आती हैं वो क्या या तो बारिश के रूप में गिरा देती हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो हवाएं क्या होती हैं, ड्राई, सूखने लगती हैं। जैसे सूखने लगती है यानी कि उसकी नमी कम होने लगती है, और नमी कम होने लगेगी तो जैसे जैसे वो समुद्र से दूर जाती जाएगी गाइस, क्या होगा कि वहाँ पे जो है बारिश भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, समुद्र तट से दूर जो है घटने वाली जो है मौसमी दशाएं, गहनता जो है जैसे जैसे दूर जाएंगे वो कम होने लगेगी। इसमें लिखा है पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह
की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, वर्षा की गहनता। तो देखिए जो आपका ना गाइस हमने पूर्वी जेट प्रवाह पढ़ा था जो तिब्बत से होकर भूमध्य रेखा की तरफ जाता है, वो एक्चुअल में कहाँ जाता है, वो जाता है अफ्रीका में मेडागास्कर की साइड जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से जो है आपका उसकी वजह से भी क्या होता है, मतलब इस तरह से जाता है, हवाएं फिर वापस से आती हैं भारत की तरफ, यानी कि इसका भी प्रभाव किस पे पड़ता है, जो भारत की बारिश होती है ना उस पर, यानी कि मानसून पे पड़ता है। ठीक है, अब लिखा है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो चक्रवात हैं उनकी संख्या, उनका मार्ग जो है ITCZ की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें इसे जो है मानसून द्रोणी कहते हैं। मतलब इसने कहा कि जब ITCZ ऊपर नीचे मूव करता है ना तो उसकी वजह से भी चक्रवात की में चेंजेस आते हैं। ठीक है, कि ITCZ की स्थिति के अकॉर्डिंग जो है चक्रवात आता है नहीं आता है। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे कहीं आएगा तो। ठीक है, इसने बताया कि प्रभाव किस किस चीज़ से पड़ता है। तो इसने बताया मानसून में विच्छेद, इसका मतलब क्या है, ये ब्रेक इन द मानसून है, ब्रेक इन मानसून, ब्रेक इन दी मानसून हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब लिखा है जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या उससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल होती है। हमने कहा भैया 1 जून में केरल के तट पे बारिश आ जाती है। ठीक है, मानसून आ जाता है मतलब बारिश आ गई। ठीक है, अब इसने कहा भैया 1 सप्ताह या एक सप्ताह से ज़्यादा के समय में बारिश नहीं आती है, मानसून नहीं आता है, तो हम उसे बोलते हैं मानसून में विच्छेद, यानी कि ब्रेक इन दी मानसून। ठीक है, तो ये यही है बस। आगे लिखा है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, मतलब बारिश नहीं आती तो वो शुष्क दौर ही माना जाएगा। अब इसे मानसून का क्या बोलते हैं, विच्छेद बोलते हैं। तो मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण क्या होता है गाइस, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कमी आना, दूसरा ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आना। मतलब जिस तरह से उसको ITCZ को मूव करना चाहिए उस तरह से शायद वो मूव नहीं करता होगा, अलग तरीके से करता होगा, उसकी वजह से उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में कमी है, इसकी वजह से तो क्या होता है, मानसून हो जाता है लेट। इसको लेट भी बोलते हैं, मानसून को लेट। अब यहाँ लिखा है मानसून का प्रत्यावर्तन, यानी कि द रिट्रीट ऑफ द मानसून। ठीक है, अब इसमें लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में उत्तर पश्चिम भाग से क्या होता है 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देती है। यानी कि जो भारत, जैसे गाइस यहाँ पे है भारत, राइट, तो भारत में ये हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, ऐसे करके बनता है भारत। ये हो गया नेपाल, सिक्किम, यहाँ ये कुछ इस तरह से, यहाँ हो गया मेघालय, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम भाग हो गया भारत का, राइट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पंजाब है, पंजाब है, राजस्थान है। तो गाइस क्या होता है, जैसे 1 सितंबर आता है ना, मानसून की हवा इस तरह से बहती है, इस तरह से जाती है, बंगाल की खाड़ी से इस तरह से जाती है, अंदर की तरफ भारत में घुसती है और क्या होता है, यहाँ बारिश होती है। अब जैसे 1 सितंबर आता है ये सारी हवाएं वापस लौटने लगती हैं, यही होता है जो मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि भारत में जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून अंदर घुसा है वो 1 सितंबर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से बाहर निकलने लगेगा पंजाब से। तो गाइस कुछ ये आप समझ लीजिए कुछ बना है भारत का ही मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से वापस निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि कुछ इस तरह से हवाएं वापस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, 1 सितंबर वो दिन है, हालांकि यही होता है पता नहीं। तो इसमें लिखा है कि 15 सितंबर तक क्या होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है मानसून। तो वही वाला एरिया है, देखिए गाइस अगर आप यहाँ पे मैप देखते हैं ना, मैप है क्या यहाँ पे, ओके नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया आपका, यहाँ पे पंजाब हो गया, यहाँ पे आपका हरियाणा हो गया, फिर आपका राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है। यहाँ से जो हवाएं हैं 15 सितंबर तक क्या है चली जाती हैं। तो अब लिखा है मध्य अक्टूबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट आता है, यानी अक्टूबर तक ये चलता चलता साउथ तक आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लौटती हुई पवनें हैं, यानी कि कुछ इस तरह से जो आपका ये हो गया आपका सिक्किम और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये सब कहानी चल रही है आपकी, मेघालय हो गया और ऐसे करके। तो वैस यहाँ पे अब जो मानसून इस तरह से बाहर निकल रहा है ना भारत के, तो ये क्या होता है बंगाल की खाड़ी पे आ गया, बे ऑफ बंगाल पे आ जाता है और ये वापस से घूम के क्या होता है इस तरह से यहाँ पे आता है सबसे नीचे आपका तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में घुसता है, राइट, यानी कि कुछ इस तरह से।
यहाँ से बाहर निकला, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ से वापस से पानी लेता है और यहाँ पे घुसता है। ये वाला तट होता है गाइस कोरोमंडल तट, और ये वाला जो राज्य है आप मैप में देखना, ये है तमिलनाडु, राइट। अब देखते हैं क्या लिखा है। लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून, अब मानसून ऐसे करके ही तो घुसा है गाइस यहाँ पे क्या बोलते हैं तमिलनाडु में। तो ये कौन सा एरिया, ये हम कौन सा मानसून बोलेंगे? देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो गाइस इसकी दिशा कुछ इस तरह से, तो हम इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में क्या होता है, तमिलनाडु पहुंचकर वहां पे करता है वर्षा। आई होप गाइस आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए एक छोटा सा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं चित्र मैप, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ये कुछ ऐसे करके आपका भारत का मैप है। तो यानी कि मानसून यहाँ से एंट्री लेता है, यहाँ से एंट्री लेता है, यहाँ से एंट्री लेता है, फिर यहाँ से भी एंट्री लेता हुआ ऐसे चला जाता है, राइट। और जो आपका पश्चिमी जेट प्रवाह है वो आपका भूमध्य सागर से आता है। पूर्वी जेट प्रवाह आपका तिब्बत से ऐसे करके जो इक्वेटर के पास जाता है और अफ्रीका महाद्वीप तक जाता है, उसकी वजह से भी बारिश में फर्क पड़ता है। और जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो आपका बंगाल की खाड़ी में उठता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उत्तर का मैदान है वहाँ पे बारिश होती है। अब क्या हो, ये सारी कहानी खत्म हो गई। तो कुछ दिन बाद यानी 1 सितंबर से क्या होने लगता है, मानसून वापस की तरफ वापस होने लगता है। जब ये वापस होगा बे ऑफ बंगाल से फिर से नमी उठाएगा और कहाँ पहुँचता है, तमिलनाडु। इसी को बोलते हैं, यहाँ पे है कोरोमंडल तट पे जब वर्षा होती है तो वो किस मानसून यानी कि किन पवनों की वजह से होती है, तो गाइस वो पवनें होती हैं कुछ इस तरह से, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून पवनें या लौटता हुआ मानसून, उसकी वजह से कहाँ होती है, तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है, यानी कि कोरोमंडल तट। तो गाइस कहानी हो गई खत्म हमारी यहाँ पे नोट्स की। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो गाइस आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हम देख लें कितने क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो कुछ 24 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। व्याख्या हम स्किप कर देंगे अगर सेम टू सेम होगी, मतलब जो हम पढ़ चुके हैं बार एक ही पे क्यों। लिखा है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है कैसे, ये एक अरब जो है अरबी शब्द था जिसका जो था मौसम। मौसम का मतलब होता है गाइस मानसून या ऋतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए क्या लिखा है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। और लिखा है कि दूसरा लिखा है यहाँ पे कि उच्च हिमालय उसे जो है जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। ओके, देखिए गाइस यहाँ पे है ए, यानी कि आपका ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत जो है मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। जो भी मानसूनी जलवायु होती है, भारत की जो जलवायु है वहाँ पे क्या होता है, मानसूनी जो जलवायु होती है उसकी सारी विशेषताएं पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भारत है मूलतः क्या है, मानसूनी देश है। अब लिखा है हिमालय पर्वत जो है भारतीय जलवायु को इस मायने में विशेषता प्रदान करता है क्योंकि ये जो है मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि देखिएगा इस क्या होता है, जब हवा चलती है ना तो उसको एक अवरोध चाहिए होता है, एक रुकावट चाहिए होती है जिससे वो टकराएंगी और अपना सारा जल जो है नीचे की तरफ छोड़ देंगी, यानी कि बारिश हो जाती है। मतलब उसको एक अवरोध चाहिए, तो वो है हिमालय यहाँ पे, ठीक है। जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाएं पूर्णतः प्रसार जो है संभव हो जाता है। मानसून हवाओं का जो है पूर्णतः प्रसार संभव हो जाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। किसकी वजह से, हिमालय की वजह से कहा है इसने। और साथ ही ये मध्य एशिया से आने वाली, ओके, यानी जो ऊपर मध्य एशिया तो कहीं ऊपर हो गया ना, हिमालय के भी ऊपर चले जाइए तो वहाँ से देखिए मध्य एशिया में ऊपर की तरफ जाएंगे तो चाइना आता है, चाइना के ऊपर जाएंगे तो आप रशिया आता है। रशिया में क्या है, एक जगह होती है जिसको बोलते हैं साइबेरिया, और वहाँ पे क्या होता है, बर्फ पड़ी रहती है और वहाँ से क्या होती है, ठंडी हवाएं चलती है, यानी कि शीतल हवाएं चलती हैं। तो हिमालय जो है हमारे भारत के बिल्कुल उत्तर में खड़ा हो गया है और वो क्या करता है, हेल्प करता है, उन ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, ठीक है। यही लिखा है कि ये जो है आपकी मध्य एशिया से या साइबेरिया मान लीजिए, मध्य एशिया से आने वाली जो शीत हवाएं होती है ना, इनको रोककर भारत को पूरी तरह भारत की पूरी तरह रक्षा करता है। तो इस प्रकार ये दोनों विभिन्न जलवायु वाले भागों को जो है पृथक करता है। कौन करता है, दो विभिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक कौन करता है, गाइस कौन करता है, हिमालय करता है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये जो है आपका हिसाब किताब जो है इसको आप देख लीजिएगा। IAS का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए और दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताइए कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो किसके वितरण के संदर्भ में गाइस, जो है माध्य ताप, ओके, ये आप समझ लीजिए। तो गाइस इसमें कुछ रहने दीजिए, स्किप कर दीजिए, IAS लेवल का क्वेश्चन है, आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून
की तरह है, और दूसरा लिखा है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। चलिए, तो गाइस इसका आंसर है बी, यानी कि इसने कहा जो ए सही है लेकिन आर गलत है। इसने कहा जो भारत है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, गलत। ये गाइस दो जगह है, उष्णकटिबंधीय भी आता है, उपोष्णकटिबंधीय भी आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ठीक है। भारत जो है उष्णकटिबंधीय अक्षांश के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, क्योंकि ये देखिए क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट, यानी कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो गाइस वहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे की अगर हम बात करते हैं तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, इसके ऊपर की बात करते हैं तो उपोष्णकटिबंध होता है। तो हम कह ही नहीं सकते कि ये खाली खाली उष्णकटिबंधीय में आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है उष्णकटिबंधीय 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच का जो एरिया होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है। लेकिन भारत जो है आपका उष्णकटिबंधीय में भी आता है और उस कर्क रेखा से ऊपर भी आता है, यानी कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ऊपर वाला उपोष्णकटिबंधीय, नीचे वाला हो गया आपका उष्णकटिबंधीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो गाइस कहाँ होता है, हमने पढ़ा केरल में होता है, ठीक है। इसमें डी है आंसर, केरल, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन सी है गाइस। अभी हमने देखा जब केरल के तट पे आता है इस तरह से, तो वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से कहाँ की तरफ जा रही है, उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ कैसे जाता है, इस तरह से जा रहा है। तो ये वाला हो गया आपका दक्षिण पश्चिम और ये हो गया उत्तर पूर्व। चलिए, तो गाइस इसकी कहानी आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा तो कुछ खास लिखा नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ इसमें ये लिखी है कि भारत में अधिकांश वर्षा जो है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से, हमने पढ़ा था 95% वर्षा जो है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, किसमें, भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, और जिसके कारण क्या होती है, प्रवाहित होती है, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए इसने क्या बोला, इसने कहानी ये बोली कि गाइस ऐसे करके, तो इसने कहा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप, अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है, उच्च ताप, यानी कि हमने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा होती है तो हवाएं गर्म होती है, हवाएं गर्म होती है तो ऊपर चली जाती है, तो निम्न दाब हो जाएगा, यानी कि लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि हवाएं तो है ही नहीं यहाँ पे, हवा की वजह से प्रेशर होगा, हवा कह लीजिए, गैस कह लीजिए, तो गैसेस तो है ही नहीं, वो तो ऊपर उठ गई हैं, तो जिसकी वजह से प्रेशर हो जाएगा कम, क्योंकि वहाँ पे अब भारतीय उपमहाद्वीप पे तो गैसेस है नहीं, ऊपर चली गई, तो ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ प्रेशर हो जाएगा कम, यानी कि लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा है, लिखा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हिंद महासागर से हवाएं आकर्षित होती है, क्योंकि हिंद महासागर पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तो ये लिखी है कहानी गाइस यहाँ पे। तो ये मानसून कौन सा हो जाता है आपका, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि हवाएं कुछ इस तरह से चलने लगती हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण क्या होता है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है कि निम्न दाब की स्थिति बनती है, और जिस कारण क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती हैं। वही कहानी है जो हमने समझा दी। तो गाइस ये कहानी जो है ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कुछ क्वेश्चन तो स्किप करने के लिए होते हैं, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, हम स्किप कर सकते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो यहाँ पे लिखा है मुंबई, दिल्ली, लेह और बंगलुरु। तो गाइस लेह जो है आपका सबसे सूखा स्थान है, इसको हम बोलते हैं ना गाइस, क्या बोलते हैं, शुष्क मरुस्थल भी बोलते हैं। यहाँ पे बारिश नहीं होती है, मतलब भारत में अगर बात करें कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो लेह में होती है। इसमें लिखा है भारत को उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा। ओके, तो गाइस यहाँ लिखा है बी, आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस प्री में आया था, 1997 में आया था। यहाँ पे लिखा 18 डिग्री सेल्सियस। आइए देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत के जो है उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध के विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जो जनवरी की समताप रेखा है वो है 18 डिग्री सेल्सियस। गाइस बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे क्या लिखा है कि ऊपर दिए हुए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए जो है माध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो गाइस ये भी आप ही समझ लीजिए, ये जो तापमान यहाँ का है वो चेंज होता है किसके कितने, मतलब 25 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य कि माध्य तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। जो ये वाला एरिया ना जहाँ पे हमारा ये बना हुआ है दाग। अब लिखा है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है,
तो इसमें लिखा है डी, राजस्थान के मरुस्थल में। तो गाइस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, वो तो राजस्थान के मरुस्थल में ही होगा। ठीक है, देखिए भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, तापांतर क्या होता है गाइस, दैनिक तापांतर का मतलब होता है एक दिन, दैनिक मतलब हो गया 24 घंटे, राइट। तो 24 घंटे में तापांतर यानी कि तापमान में अंतर, हम कहते हैं कि यार दोपहर में हो जाता है टेम्परेचर 40 डिग्री और रात में हो जाता है भैया 10 डिग्री, तो तापांतर कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब 40 - 10 = 30, यानी कि ये हो गया तापांतर। तो सबसे ज़्यादा ऐसा अंतर जो है भारत में कहाँ पे होता है, राजस्थान के मरुस्थल में होता है। ठीक है, यहाँ का तापमान जो है असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम हो जाता है, राइट। और दैनिक तापांतर जो है मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता में से एक है। चलिए, इसमें लिखा है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं। देखिए तमिलनाडु में अभी हमने क्या बोला, जब लौटता है मानसून ना, तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा जो है नमी लेते हुए कहाँ जाता है, तमिलनाडु में जाता है। तो कहीं देखिए 1 सितंबर से जो है आपका पंजाब से लौटता है, मान लीजिए, ठीक है। जब पंजाब से लौटता है तो सितंबर के बाद की कहानी होगी तमिलनाडु में वर्षा के लिए, क्योंकि जब वो लौटेगा सितंबर के बाद से लौटेगा 15 सितंबर तक, इसने कहा हाँ उसने वो वाला पूरा एरिया छोड़ ही दिया था। ठीक है, तो 15 सितंबर के भी बाद पहुंचते हैं। तो कैसे सितंबर, देखिए सितंबर जो लौटता हुआ मानसून है गाइस वो होता है नवंबर से दिसंबर का। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य क्या होता है, दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है, यानी कि वही जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, उत्तर पूर्वी बोलते हैं, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा और क्या है तमिलनाडु में सक्रिय होता है। और यही जो है तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। कौन सी वाली है, नवंबर दिसंबर वाली। तो गाइस ये है, देखिए यहाँ पे लिखा है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अक्टूबर दिसंबर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर दिसंबर नहीं है, नवंबर दिसंबर है, तो इसे नवंबर दिसंबर इसने मान लिया है। ठीक है, वैसे अक्टूबर दिसंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर में वो पहुँच जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तो ऑप्शन में नहीं था बस दोस्तों। तो लिखा है उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को क्या होता है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सुनामी आई थी। कब आती है, आप सुनामी आई थी, सुनामी का जो वो था दिन था, वो था 26 दिसंबर 2004 में होती है। ठीक है, जब लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक है, जब वो बंगाल की खाड़ी से जल लेके कहाँ पहुँचता है, कोरोमंडल तट पे पहुँचता है, यानी कि तमिलनाडु की साइड पहुँचता है। अब देखिए यहाँ लिखा है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है क्या है, तो इसका कारण है स्थल और समुद्र में विभेदी तापमान। मतलब हमने क्या बोला था कि भारत में निम्न ताप होगा और नहीं उच्च ताप होगा, जिसकी वजह से लो प्रेशर बनेगा, हिंद महासागर में क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से जो है पवनें हिंद महासागर से भारत की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, जाएंगे। ठीक है, ये देखते हैं क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है। ठीक है, इसकी दिशा 6 महीने तक जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और 6 महीने तक क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। मतलब 6 महीने कुछ इस तरह से रहती है और 6 महीने कुछ इस तरह से रहती है। फिर इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापमान में भिन्नता के कारण होती है, जैसे कि हमने कहा हिंद महासागर में हाई प्रेशर होगा और भारत में क्या होगा, निम्न प्रेशर होगा। ठीक है, और वो तापमान के बढ़ने या घटने से होता है, यह हम पढ़ चुके हैं। तो इसी वजह से होती है, भिन्नता होती है तापमान में, इस वजह से होती है। तो अन्य किसी कारण से इस पर क्या है, पर्याप्त मतभेद है। 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पे लिखा है तापीय संकल्पना, तो अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन और उसके गर्म और ठंडे होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का जो है पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उत्तरायण दक्षिणायन मतलब सूर्य सपोज कि यहाँ पे इक्वेटर पे है, तो ये ऊपर गया तो उत्तरायण बोलते हैं गाइस, नीचे जाता है तो दक्षिण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है नवीन संकल्पना की अगर बात करें तो उसके अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति है वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। तो गाइस हमने ये भी देख लिया, लो प्रेशर हाई प्रेशर भी देख लिया, और जो हवाओं की पेटी होती है ना, व्यापारिक पवनों की पेटी, हमने कहा कि जब सूर्य ऊपर जाता है तो वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जो पवनें होती है वो इक्वेटर को क्रॉस करके क्या है, अपनी दिशा को चेंज करके कहाँ, केरल की तरफ पहुँचती है। तो इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन किसने किया था, फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार आप क्या था ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, तो इसका आंसर था स्थल। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की और मानसून की अवधि घटती है। ओके,
तो गाइस इसका क्या मतलब हुआ कि दक्षिण भारत में बारिश ज़्यादा टाइम तक होती है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाती है तो उत्तर भारत की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली घट जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है तभी तो वो ऊपर पहुंचती है, अचानक से तो पहुंच नहीं जाती है। ठीक है, 15 जुलाई तक इनफैक्ट ऊपर पहुंचती है, पूरे भारत में 15 जुलाई को पहुंचती है। तो 15 जुलाई, फिर जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर में तो वापस ही हो जाती है, 2 महीने तक रहती है अगर हम ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे वहीं केरल पे देखेंगे तो गाइस वो जून से स्टार्ट हो जाती है, फिर एंड तक चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला है वो सही है। अब दूसरा लिखा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। इसका मतलब क्या हो कि जो वर्षा है वो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, बिल्कुल घटेगी गाइस। यहाँ पे क्या है, आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे नमी ज़्यादा है, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाती रहेगी हवा क्या है, शुष्क होती जाएगी, यानी कि सूखती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो हवाओं की नमी है ना गाइस वो घटती जाती है, राइट। तो जब वो तो गाइस जो हवा आपकी जो है, आपकी सपोज की बे ऑफ बंगाल से ऐसे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे तो आपके पास खूब सारा पानी, हमने कहा जैसे ही समुद्र से दूर हटती जाएगी तो हवा जो है शुष्क होने लगी, और उसमें जो पानी है यानी कि नमी है उसकी मात्रा कम होने लगेगी। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ हम जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे हवा की जो नमी है ना वो कम होती जाएगी, और यहाँ पे जो बारिश है वो भी हो जाएगी कम। तो यानी कि दूसरा भी सही है दोस्तों। चलिए, ये कहानी अब हमने बता दी है गाइस, इसको आप एक बार चलिए पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में कहते हैं मानसून की अवधि कम हो जाती है। दक्षिण भारत में मानसून जो है जून के प्रथम सप्ताह यानी कि हमने कहा 1 जून से जो है स्टार्ट हो जाता है, और जबकि उत्तर भारत में जो है प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा क्या होता है, अधिक समय लगता है। हमने कहा 15 जुलाई, 1 जून और 15 जुलाई को पूरे भारत में फैलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार वापसी में भी जो है मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्दी पलायन करेंगी, मतलब 1 सितंबर से वापस होने लगती हैं, लेकिन दक्षिण भारत में आने से वापस होने में इसको लग जाता है टाइम। ठीक है, उसके बाद इसने क्या लिखा है, उसके बाद इसने लिखा है कि उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है, बिल्कुल घटती है, हमने देख लिया क्यों घटती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित क्या है, IOD। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया गाइस, यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल थोड़ा सा एक अलग सा टॉपिक हो गया। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंडियन ओशन डाइपोल जो है परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर में क्या है, विशेषिष्ट होती है। अब लिखा है इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के। जैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, बिकॉज यहाँ 2 नई चीज़ें आ गई हैं। आई होप इसको समझा नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं है, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है। इंडियन ओशन कौन सा है, देखिए इंडियन ओशन डाइपोल और दूसरा है एल नीनो। अगर आपको ये नहीं पता आप इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे। हालांकि ये आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिसको इसके बारे में पता है। तो देखिए सेकंड लिखा है IOD परिघटना मानसून पर जो है एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। तो दूसरा सही है गाइस, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ प्रशांत महासागर की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो, ओके, यानी कि इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है, और ये समुद्री गाइस ये उनके लिए है जिन्हें ये सब पता है, और जैसे नहीं पता है वो टेंशन मत लीजिए, इसका भी चैप्टर है, आगे आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का क्या है, परिणाम है, और जिसमें क्या होता है, पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान मतलब जो है पूर्वी हिंद महासागर की तापमान की अपेक्षा गर्म या ठंडा होता है। मतलब एक साइड क्या होता है ठंडा, एक साइड गर्म, ऐसे करके कुछ होता है। तो कथन 1 हो गया गलत यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो उसमें था प्रशांत महासागर, तो वो तो हो गया गलत। लिखा ये परिघटना मानसून पर जो है एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। ठीक है, ये हम तब पढ़ेंगे ना जब गाइस हम इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ेंगे, तब की बात करेंगे। अभी यहाँ पे इतनी हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लिखा है अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांशों पर हैं, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता। गाइस क्यों है भिन्नता, देखिए इसका है क्योंकि जैसे शिमला है, शिमला कहाँ है, हिमालय में है, तो ऊंचाई पे है। ठीक है, तो अब देखिए अक्षांश एक होने से क्या होता है, मान लीजिए यहीं पे आपका कौन सी जगह अभी, हाँ अमृतसर है, और यहीं पे आपका शिमला भी है, लेकिन जो शिमला है गाइस उसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ की और यहाँ की जलवायु में क्या होती है, भिन्नता होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए
कारण क्या है, ऊंचाई में भिन्नता है। अब अमृतसर समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 175 से लेकर 200 मीटर ऊंचा है, और अगर हम शिमला की बात करें तो 300 से 6000 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट होती है। यानी कि इसने बोला जैसे कि हम ऊपर जाने लगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तापमान जो है गिरने लगता है, यहाँ पे ठंड जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही है, इस वजह से जलवायु में भी परिवर्तन आ गया। लिखा है निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो गाइस इसका आंसर है आर्द्र दक्षिण पूर्वी। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वाले इसे पढ़ लें, देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत जो है वेस्ट बंगाल आता है, छोटा नागपुर आता है, उड़ीसा पठार आता है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। फिर लिखा है उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है, और उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का जो है विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं है। अरब सागर शाखा से कौन प्रभावित नहीं है गाइस, इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ बेसिन। यानी कि जो बारिश आ रही होती है ना, तो उससे जो है अरब सागर शाखा क्या हो गई गाइस, यही वाली तो हो गई जो बारिश यहाँ पे आएगी, ये है अरब सागर। तो इससे कौन सा प्रभावित नहीं है गाइस, यहाँ पे है छत्तीसगढ़ बेसिन। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है। पश्चिमी घाट पे तो बिल्कुल इससे बारिश होती है, मध्य प्रदेश में भी इससे बारिश होती है गाइस, और यहाँ पे आपका है दक्कन पठार, तो दक्कन पठार में भी गाइस होती है, बस यहाँ पे है छत्तीसगढ़ बेसिन में नहीं होती है इससे इतनी खास बारिश। लिखा है कि जो छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली जो मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, और जो पहली शाखा होती है वो अरावली पर्वत के समानांतर ऊपर की तरफ चलती है, उत्तर की तरफ चलती है, तथा जो दूसरी शाखा है वो क्या है, विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वो इससे प्रभावित नहीं होता है। यानी कि इसने ये बोला, देखिए हम समझ लेते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो पश्चिमी जो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना गाइस, इसने का एक तो वो ऐसे जाती है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जब जाती है ना, तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो एक तो अरावली की तरफ चली जाती है, एक आपकी विंध्य पर्वत से होती हुई इधर इस तरह से जाती है। तो यहाँ पे उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो आती है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वहां तक ये नहीं पहुंचती है। लिखा है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो यहाँ पे लिखा है अहमदाबाद, कोच्चि, तेजपुर, लुधियाना। तो इसका आंसर देखिए है D, 2 और 4। तो अनुभव होता है आर्द्र जलवायु का, यहाँ लिखा है कोच्चि और तेजपुर। तो वैसे ये है यूपी, UDA और LDA स्पेशल पीरियड 2010 का है। देखिए यहाँ पे लिखा है कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, वर्षा अधिक होती है। कहाँ पे, कोच्चि और तेजपुर में। तो कोच्चि में जो है आपकी कितने mm वर्षा होती है, और अहमदाबाद में आपकी यहाँ देखिए कोच्चि में होती है 3228 mm। अहमदाबाद की बात करें तो 800 mm, लुधियाना 730 mm, और यहाँ पे तेजपुर है, ये है आपका 1600 mm वर्षा होती है। स्पष्ट है कि कोच्चि और तेजपुर में अन्य स्थानों से ज़्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है। यहाँ वर्षा जो है वर्ष के कई महीनों होती है, और आर्द्र जलवायु का अनुभव हम यहाँ पे करते हैं। फिर है मानसून का निवर्तन इंगित करता है, क्या करता है, साफ मौसम, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और स्थल पर जो है तापमान के बढ़ने से चले। इसका आंसर है गाइस C, 1, 2, 3 सारे ही सही है। आइए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। लिखा है उत्तरी भारत से जब मानसून जो है लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी क्या होती है, वृद्धि होती है। जब ये 1 सितंबर से जब लौटने लगता है तो गाइस पहले टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। मानसून के लौटने के साथ साथ क्या है, उत्तर पश्चिम में क्या है, विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। तो जहाँ पे निम्न दाब जाएगा, जहाँ पे लो प्रेशर होगा, हवा उसी तरफ मूव करती है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इस समय क्या होता है, आकाश भी स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन आप एक बार अपने आप से पढ़ लीजिए। लिखा है, चलिए पूरे वर्ष जो है 30 डिग्री नॉर्थ और
60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें कहलाती हैं। ठीक है, तो दूसरा इससे लिखा है, आंसर है बी, यानी कि पहला हो गया गलत। इसे हम पछुआ पवनें नहीं कहते हैं गाइस। यहाँ पे जो होती है, देखिए जो इस तरह से हम पवनें भी पढ़ेंगे तो गाइस यहाँ पे होता है 30 डिग्री, यहाँ पे होता है 30 डिग्री, इसके बीच की जो पवनें होती है वो होती हैं व्यापारिक पवनें। तो यहाँ पे ये देखिए 30 डिग्री लिखा है, तो ये हो गया कुछ गलत। ठीक है, 60 डिग्री चलो साउथ हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो होता है 30 से 60 के बीच में होती है, वो होती है आपकी पछुआ पवनें। तो गाइस यहाँ पे लिखा है क्या, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक, तो ये वाला अगर हम कहें कि इसे पछुआ पवनें होती हैं तो ये हो गया गलत। ठीक है, दूसरा है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतियाँ यानी कि पछुआ पवनों का भाग है। तो गाइस ये आपका सही है। चलिए आइए देख लेते हैं एक बार इसकी व्याख्या, एक बार आप देखिए इसने लिखा है उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। गाइस इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देते बिकॉज ये समझ में आएगी नहीं, क्योंकि पवनें है ना, हमारे पास पवनों का पूरा है सेट, मतलब एक चैप्टर है जो व्यापारिक पवनें है, आपका पछुआ पवनें होती हैं। ठीक है, इसके बारे में ध्रुवीय पवनें होती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। ऐसे पढ़ने में क्या मजा आएगा इस, जब समझ में ही नहीं आएगा। रटना है तो रट लीजिए, जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है, हालांकि छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। जिसने पहली बार पढ़ा है वो अभी छोड़ दीजिए, जब ये चैप्टर आएगा तो अपने आप ही ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, स्थित है। कहाँ स्थित होती है, भूमध्य सागर पे होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर नीचे होता रहता है तो ये भी मूव करती है। तो ये देखा ITCZ जो है आपकी एक गर्त निम्न दाब का क्षेत्र है, मतलब गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य इसके जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है, यहीं पर क्या है, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में आके मिलती हैं। मतलब कि इसने कुछ कहा कि ऐसे करके पवन आती है, ऐसे करके पवन आती है यहाँ पे। इसी को हमने 0 डिग्री में मान लिया, इसी को हम मान लेते हैं ITCZ भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से भी पवन आती है, नीचे से, और ये दोनों आके टकराती है। और ये क्या है, अभिसरण क्षेत्र। जब दोनों टकराती हैं तो उस क्षेत्र को बोलती है अभिसरण क्षेत्र। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, मतलब उसी के समानांतर होता है, समानांतर पैरेलल। लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये है उत्तर दक्षिण में खिसकता रहता है, यानी कि सूर्य अगर ऊपर की तरफ खिसकेगा तो ये भी ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, सूर्य नीचे की तरफ आएगा तो ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जहाँ गर्मी ज़्यादा वहाँ ITCZ घूमता रहता है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली क्या धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो गाइस क्या उत्तरदायी है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1, ओके डी यानी कि 1। तो इसने क्या लिखा है 1 में, देख लेते हैं एक बार। कुछ स्थानों पर संवहनीय धारों की उत्पत्ति। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। राजस्थान का ही क्वेश्चन भी है, लिखा है मई जून माह में जो है पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। तो इस लू के कारण क्या है, यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु क्या होता है, उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से तेज हवाएं उठकर आती हैं जो अपने साथ धूल भरी आंधियां लाती हैं। और कुछ स्थानों पर क्या है, संवहनीय धारों की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी होती है। और अरावली पर्वत श्रेणी मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण क्या है, मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, और क्या है, मानसून पवन सीधी निकल जाती है। तो गाइस ये दो चीज़ों को तो जोड़ दिया है यहाँ पे। देखिए धूल भरी आंधी, मतलब इसने कहा कि जैसे हमने क्या बोला था कि राजस्थान में गर्मी बहुत है, लो प्रेशर बन गया, कहीं पे है हाई प्रेशर है, तो हवा यहाँ से तो ऊपर उठने लगती है, लेकिन यहाँ से मूव करने लगती है। यहाँ पे धूल होगी तो वो अपने साथ धूल को भी लेके आ जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना हमारा चैप्टर हो गया खत्म, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा वर्षा, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। तो गाइस लाइक जरूर करिएगा। देखिए लाइक से कुछ नहीं होता है, लाइक से बस ये होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, और क्या है, अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई तो शेयर भी करिएगा। ठीक है, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो गाइस, अगर लगता है कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक चैनल है, अच्छे से समझाया जाता है, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चैनल जो है मेरा वो है #UPPCS चौहान। तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के संग, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद, टाटा बाय बाय।